हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिज़ायर डीएनए होस्ट सेल में किस तरह से डालते हैं ये बताया था। अब आज की जो प्रॉब्लम है या कहना चाहिए आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डिज़ायर्ड डीएनए होस्ट सेल में डल गया है या नहीं डल गया है, अर्थात होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है या नहीं हो गई है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्स हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनएज। तो उन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम कुछ 3-4 प्रकार से या कहना चाहिए 7 प्रकार की ये विधियां हैं, उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका आप देखिए कि अगर किसी वेक्टर में 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट हैं, सपोज़ ये वेक्टर है PBR322 और इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए। ये दो इसमें अगर सपोज़ ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, तो इनमें से एक मार्कर जीन को यहाँ पर हम मान लेते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल के एलिमिनेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लेंगे। तो दूसरा जो जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसमें इस वाले जीन में अगर हम डिज़ायर्ड डीएनए इंटीग्रेट करा देते हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को रेप्लिका प्लेटेड मीडियम पे जिसमें कि एम्पिसिलिन प्रेजेंट होगी उस पर ग्रो करते हैं। तो जिन क्लोन्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा वो सेंसिटिव हो जाएंगी एम्पिसिलिन के प्रति, क्योंकि उसके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में हमने अपना दूसरा डिज़ायर्ड डीएनए डाल दिया है। तो ऐसा ये वाली सेल्स जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा वो एम्पिसिलिन के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगी और वो उस मीडियम में ग्रो नहीं करेंगी। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट सेल्स को या ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और मास्टर प्लेट से आइसोलेट भी किया जा सकता है। दूसरी परिस्थिति आती है, सम वेक्टर्स कंटेन अ जीन or sometimes only a part of gene which complements a function missing in their host cell. For example, gene lack Z lambda alpha in PUC vectors, which complements such lack Z minus gene in E. coli strains in which lack Z alpha is deleted. कुछ वेक्टर्स में ऐसा जीन होता है या जीन का कोई ऐसा पार्ट होता है जो कि होस्ट सेल के डीएनए में उसका फंक्शन मिसिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैक जेड अल्फ़ा जीन इन पीयूसी वेक्टर्स। पीयूसी वेक्टर्स में ये जो जीन है वो ई कोलाई के लैक जेड माइनस जो जीन है उससे कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और इस तरह के केसेस में जो डीएनए इंसर्ट हम डालते हैं होस्ट सेल में, वो होस्ट सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, होस्ट सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। और इस तरह से जो ई कोलाई सेल है जिनमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला है, वो वाली सेल्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज से डेफिशिएंट हो जाएंगी और ऐसी सेल्स मीडियम में वाइट कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करेंगी। वाइट कॉलोनीज़ या प्लाक्स हम इनको कहते हैं, प्लाक्स प्रोड्यूस करेंगी और उस मीडियम में एक्स गेल प्रेजेंट होना चाहिए।
तो एक्सगेल वाले मीडियम में इस तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सेल्स बीटा गैलेक्टोसाइडेस से डेफिशिएंट हो जाएंगी और वाइट कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी, जबकि दूसरी तरफ जो सेल्स अनचेंज रहेंगी और उन सेल्स में बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस होगा और वो ब्लू कॉलोनीज या ब्लू प्लाक्स प्रोड्यूस करेंगी और उसी सेम मीडियम में ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी। इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तीसरी विधि आती है जब डीएनए इंसर्ट कोड्स फॉर ए जीन प्रोडक्ट विच इज़ डिफेक्टिव इन ऑक्सोट्रॉफिक होस्ट। ऑक्सोट्रॉफिक होस्ट का अर्थ है कि जो शुरू में हमने ओरिजिनल होस्ट लिया है उसमें अगर कोई फंक्शन सपोज नहीं है, ऑक्सोट्रॉफिक होस्ट है ना, किसी फंक्शन के लिए डिफेक्टिव है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही इजीली हम ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी होस्ट सेल को ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जो कि उसके ग्रोथ के लिए ऐसा कंपाउंड मीडियम में ज़रूर प्रेजेंट हो जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक हो, तो ऐसी वाली सेल्स ऑक्सोट्रॉफिक सेल कहलाएगी। तो जो सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए या वेक्टर कंटेनिंग सेल्स होंगी, अगर वो सेल्स ग्रो कर जाती हैं उस मीडियम के उस कंपोनेंट या एलिमेंट के बगैर भी, तो उन सेल्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर उस कंपोनेंट से डेफिशिएंट अगर मीडियम में रिकॉम्बिनेंट सेल्स ग्रो कर जाती हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि उन सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इस प्रकार की जो अप्रोच है उसकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन होती है। फोर्थ प्रकार की विधि हो सकती है सिलेक्शन बाय सप्रेशन ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशंस प्रेजेंट इन द होस्ट सेल which also permits a direct selection for the recombinant vector। एक नॉनसेंस म्यूटेशंस का सिलेक्शन करके, नॉनसेंस म्यूटेशंस जो कि प्रेजेंट हो होस्ट सेल में, तो इस तरह से हम एक डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है या नहीं। अगले प्रकार की परिस्थिति हो सकती है ये जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, सम लैम्डा वेक्टर्स कंटेन lysogenic function as well. For example, lambda GT10 vector. In such vectors, the DNA insert may be placed within the lysis repressor gene CL so that recombinant DNA becomes CL minus। इस प्रकार के वेक्टर्स में जो DNA इंसर्ट हम डालेंगे वो ऐसी जगह पर डाला जाए जिससे कि एक लाइसिस रिप्रेसर जीन CL के बीच में हम डालें, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट DNA CL जीन से डेफिशिएंट हो जाए, CL माइनस हो जाए वो। एज ए रिजल्ट cell infected by recombinant DNA will give rise to a clear plaques, whereas those infected by unaltered vector will yield cloudy or turbid plaques। तो ऐसी स्थिति में जो सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिए हुए होंगी वो एक क्लियर प्लाक्स प्रोड्यूस करेंगी कल्चर मीडियम पर, जबकि जो नॉन इन्फेक्टेड या अनअल्टर्ड वेक्टर वाली जो होस्ट सेल्स हैं वो क्लाउडी या टर्बिड प्लाक्स प्रोड्यूस करेंगी। प्लाक होता है जब ग्रोइंग मीडियम पे हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो एक राउंड सा सर्कल लिए हुए कॉलोनीज़ बनाती हैं ये कुछ समय में,
तो उस सर्कल वाली जो धब्बे हमें दिखाई पड़ते हैं कल्चर मीडियम पे, उसको हम प्लाक कहते हैं। Thus, the recombinant DNAs are readily identified and isolated. तो क्लियर प्लाक्स एंड टर्बिड प्लाक्स, ये दो डिफरेंसेस हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के में, दोनों में अंतर के लिए। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है जैसे कि कुछ वेक्टर्स में, जैसे कि लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर्स एंड कुछ कॉस्मिड्स में, ये they are much shorter than the minimum genome length needed for their packaging within virus particle. जैसे कि कुछ वेक्टर लैम्डा रिप्लेसमेंट वेक्टर और कॉस्मिड्स, ये इतने कम लेंथ के होते हैं कि इनका वायरस के पार्टिकल में या कैप्सिड में पैकेजिंग संभव नहीं है, क्योंकि पैकेजिंग के लिए एक मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होती है। ऐसी स्थिति में द लेंथ ऑफ डीएनए इंसर्ट कैन बी एडजस्टेड सो एज टू अलाउ द पैकेजिंग ऑफ द recombinant DNA only. This provides an efficient selection strategy for recombinant DNAs. तो ऐसी स्थिति में जो recombinant DNA की लेंथ हम इतनी रख सकते हैं जिससे कि वायरसेस के हेड या कैप्सिड वाले पोर्शन में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनएज वाले वेक्टर्स का ही पैकेजिंग हो सके। तो ये एक अनदर स्ट्रेटजी है ट्रांसफॉर्म सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगली सिचुएशन हो सकती है वाइल्ड टाइप लैम्डा फाज एंड इट्स वेक्टर्स आर SPI प्लस। इन केस ऑफ सम वेक्टर्स, इंटीग्रेशन ऑफ DNA insert changes them from SP plus to SPI minus. In such cases, when E. coli cells carrying P2 prophase are used as hosts, only the recombinant DNAs are able to infect them. ये जो है लैम्डा फाज वेक्टर के लिए बताया गया है। कुछ वेक्टर्स में SPI प्लस जीन्स होते हैं और कुछ E. coli सेल्स में ये नहीं होते हैं। तो when E. coli cells carrying P2 prophase are used as hosts, only the recombinant DNAs are able to infect them. तो ऐसी स्थिति में सिर्फ वही सेल्स इन्फेक्ट कर पाएंगी जिनके अंदर recombinant DNA होगा। Therefore, all the plaques formed contain recombinant DNAs. तो इससे बनने वाली जो कॉलोनीज होंगी, बैक्टीरियल कॉलोनीज होंगी, जिनको कि हम प्लाक कहते हैं, वो सारी सेल्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिए हुए ही होंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेथड से ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।